नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस और जर्मनी के बारे में, जहां एक तरफ पूरी दुनिया अपने फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है, उनको एआई बिल्ड कर रही है, एक लेवल ऊपर लेकर के जा रही है, क्योंकि यहां पर आधिपत्य की लड़ाई है, शक्ति की लड़ाई है। और वहीं यहां पर फ्रांस और जर्मनी ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के ड्रॉप करने के बाद ये कहा जा रहा है कि भारत को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। इसके पीछे के क्या कारण हो जाते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे नेशन इन्वॉल्व थे, एक एक करके सभी ने इसको छोड़ा और अंततः यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी जो मेन लीड कंट्री थे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें यूपीएससी जीएस फाउंडेशन हाइब्रिड बैच इंग्लिश मीडियम का हमारा शुरू हो चुका है, जो कि दिल्ली और प्रयागराज दोनों जगह से आपको लाइव और ऑफलाइन दोनों ही मिलेगा। सो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन फाइटर जेट्स को लेकर के, जहां पर इसके आधिपत्य की लड़ाई थी, इसके पावरफुल बनने की लड़ाई थी, तो वो अब कहां पर पहुंच गया है। ये है न्यूज जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रांस एंड जर्मनी स्क्रैप फाइटर जेट इन हिट टू यूरोपियन डिफेंस कॉर्पोरेशन। चलिए, तो ये जो यूरोपियन डिफेंस कॉर्पोरेशन था हमारा, और इस समय जो हम यूरोप को देख रहे हैं, तो एक तो थोड़ा सा नाटो की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, चर्चा में मामला देखने को मिलता है। नाटो जो कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, वो अब थोड़ा सा लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहिए कि वो और ज़्यादा पावरफुल बने, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लेस एक तरीके से इंटरेस्टेड इसमें नजर आए। क्यों, तो ये भी जानेंगे। ये निर्णय यूरोपीय रक्षा सहयोग, सामरिक स्वायत्तता और रक्षा उद्योग एकीकरण के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस नाटो को देख रहा है, तो यूरोपियन यूनियन है उसको चाहिए भाई कि भैया उनके पास कुछ पावरफुल चीजें हो, नाटो नेशंस के पास पावरफुल चीजें हो। अगर नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इस प्रोजेक्ट का खत्म हो जाना, इस प्रोजेक्ट का ना सक्सेसफुल होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं इसके आपके फैक्ट्स जो था फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बारे में। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट था हमारा। इसमें रिमोट और कैरीज यानी कि ड्रोन्स और यूसीएवीज दोनों कैरी कर सकता था। एडवांस सेंसर इसमें लगाने की बात कही गई थी। कॉम्बैट क्लाउड और नेक्स्ट जनरेशन इंजन इसमें लगा था। इसमें बात करते हैं तो अभी तक इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम एज अ ऑब्जर्वर कंट्री शामिल थे। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे नेशंस, ये पूरे यूरोपियन जो नेशन है, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक जो नेशन है उसने अपना इंटरेस्ट कम किया, एक एक करके छूटते चले गए, और उसके बाद ये पूरा ही यहाँ पर खत्म हो गया। अगर हम शुरुआत से बात करते हैं इसके अर्ली कॉन्सेप्ट से, जहां से इसका कॉन्सेप्ट आया था, जहां से हमारे ये जो फैक्ट्स है इसकी शुरुआत हुई थी, ये 2001 से 2010 के बीच का पूरा मामला है, जहां पर डेवलपमेंट अंडर चल रहा था यूरोपियन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, साथ ही साथ यूके एंड स्वीडन तथा स्पेन हमारा इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ये 2001 से 2010 के बीच ये नेशंस आते हैं जो कहते हैं कि भैया अब हमें अपने आप को क्या करना है, पावरफुल करना है, और हमें एक ऐसा एडवांस फाइटर जेट चाहिए जो किसी के पास ना हो। इसके बाद फोकस करते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम यानी कि एसओएस अप्रोच पर। इसके बाद 2001 के बाद ये फ्रांस यूके प्रोग्राम लेकर के आते हैं, जिसमें आप 2010 और 2018 तक के आगे के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं, जिसमें आप देखोगे कि लैंडस्केट हाउस ट्रेटी साइन की जाती है, डीप एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन होता है, 13 मिलियन का एलोकेशन किया जाता है, 13 मिलियन यूरो इसके लिए यहाँ पर एलोकेट किए गए थे। हॉलैंड केरमैन डिस्कस फ्यूचर ऑफ कॉम्बैक्ट सिस्टम, फोकस ऑन द मिलिट्री डोम्स। इसके बाद यूके लॉन्च करता है अपना एक BAE सिस्टम, जिसमें फ्रांस और यूके एफएस कोऑपरेशन का विंड हमारा शुरू हो गया। एंजल मार्केल ने 2017 में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य यह था कि 2040 तक फ्रांस के राफेल जेट और जर्मनी और स्पेन द्वारा इस्तेमाल किए वाले यूरो फाइटर को यहां पर प्रस्तापित कर दिया जाए। लेकिन ये जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो इनका माइंडसेट था, वो यहां पर धीरे धीरे लूज हुआ। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और स्पेन अपना प्रोग्राम लेकर के आते हैं, और इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, जिसमें जर्मनी और स्पेन ये एयरबस टू वर्क ऑन द न्यू फाइटर प्रपोजल इस पर आ जाते हैं। डिशॉल्ट एविएशन, स्पेन एक्सरसाइज इंटरेस्ट, स्पेन ज्वाइन द प्रोग्राम। इसके बाद धीरे धीरे करके 2026 एंड फाइनली यहाँ पर इंडिया एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू ज्वाइनिंग अ को डेवलपमेंट एंड को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्टनर, जिसमें इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा था, को मैन्युफैक्चर के तौर पर, को एक तरीके से डेवलपमेंट के तौर पर। यहाँ तक ये सारी चीजें हमारी सही चल रही थी। फेज 1 इसका लॉन्च हो जाता है, फेज 2 इसका लॉन्च हो जाता है, बेल्जियम ने इसको ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे नेशन इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे। लेकिन अचानक से
कंपनी डिस्प्यूट देखने को मिला। कंपनी डिस्प्यूट यानी कि ये हो गया कि इससे इनको ज्यादा फायदा होगा, इस नेशन से इसको ज्यादा फायदा हो जाएगा, जर्मनी को ज्यादा फायदा हो जाएगा, फ्रांस को कम फायदा होगा, फ्रांस को ज्यादा फायदा हो जाएगा, जर्मनी को कम फायदा होगा, बाकी नेशंस को ज्यादा फायदा हो जाएगा, मेहनत हम इसमें कर रहे हैं। तो ये वाला माइंडसेट डेवलप होने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर 2021 से 2026 का टाइम जो है, लोग पहले जुड़ रहे थे, अब एक एक करके यहाँ पर हटना शुरू हो जाते हैं। जो आपका डसॉल्ट सीईओ है, ये पब्लिकली मेंशन करते हैं प्लान बी सिमिलर टू यूरो प्रोजेक्ट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड पार्टनर डिसाइड टू continue facts at Paris share, so Dassault demands larger share reportedly 80%। और यहाँ पर जो कंपनी थी ना Dassault, ये कहता है कि 80% हमें इसका शेयर चाहिए, जो हम ये सारा चीजें प्रोग्राम चला रहे हैं, जो हम फैक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, तो हमें 80% इसका शेयर चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब डिफेंस मिनिस्टर जो फ्रांस के थे वो कहने लगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जर्मनी जो है वो भी लैक कैपेबिलिटी की वजह से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया कि अकेले हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उसको अन्य नेशन की जरूरत थी, साथ में मिलकर के ही वो मैनेज कर सकता था। इसके बाद लीडरशिप, प्राइम कंट्रैक्टर इसका कौन होगा, कहां किसको जाएगा, वर्क शेयर कैसे होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के बात होने लगती है कि भैया ये फ्रांस के पास रहेगा या जर्मनी के पास रहेगा, किसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा। अब ये कहा जाने लगा कि भाई मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, क्या पता एक नेशन इसके राइट्स ले ले और उसके बाद वो उसको बनाना शुरू कर दे, दूसरे नेशन के लिए बैन कर दे। तो ये जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देता, जो नाटो नेशन की अवधारणा को मजबूत कर सकता था, नाटो को मजबूत कर सकता था, वो यहाँ पर शॉर्ट हो गया। और इसके बाद स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को लेकर के भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। बाद में बचे ये फ्रांस एंड जर्मनी, इन्होंने भी अंततः बोला कि हमारी परियोजना विफल हो गई है, हम इससे अपने आप को साइड करते हैं, क्योंकि हमारे मतभेद इतने ज्यादा हो गए हैं कि नेतृत्व कौन करेगा, तकनीक नियंत्रण कौन करेगा, कार्यों का विभाजन कैसे होगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो फ्रांस की प्राथमिकता ये थी कि छोटा और हल्का लड़ाकू विमान बनाया जाए, विमान वाहक पोत से संचालित होगा हमारा और बहुउद्देशीय यहाँ पर होना चाहिए, जो स्पेशली फ्रांस चाहता था इसको बनाते टाइम। जर्मनी चाहता था बड़ा और अधिक शक्तिशाली हमारा विमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमारे पास, फंड भी हमने इतना रखा, तो हम एक पावरफुल विमान लेकर के आएंगे ना। वायु श्रेष्ठता यानी कि एयर सुपीरियरिटी पर केंद्रित होना चाहिए, कि हमारे पास सबसे सुपीरियरिटी भरा विमान हो जाता है, लंबी दूरी और अधिक हथियार क्षमता वाला होना चाहिए। अब इन दोनों प्रकार को एक साथ मर्ज करना तो पॉसिबल नहीं था, इस वजह से धीरे धीरे करके चीजें बहुत ही ज्यादा बदली। और इसके बाद 2017 में परियोजना की कल्पना ऐसे समय हुई थी जब यूरोप में रक्षा व्यय अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कम था। अब देखो, लेकिन 2022 में क्या होता है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने रक्षा बजट में अपनी भारी वृद्धि कर दी, क्योंकि इसको लगा कि भाई हमें भी तो बचना है। मान लीजिए कि कल को हमारे ऊपर कोई इस तरीके से हमला कर देता है, तो हमारे पास क्या रहेगा, तो हम अपना रक्षा बजट को बढ़ाएंगे और हम किसी भी नेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि यूएस का चेहरा सभी नेशंस ने देख लिया था कि यूएस काम नहीं आने वाला है। इसके बाद अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव भी आया। परिणाम स्वरूप जर्मनी भी अपने रक्षा उद्योग को अधिक स्वतंत्र रूप से विकसित करने लगा। मानव युक्त लड़ाकू विमानों की प्रशासनिकता प्रश्न पर बात करें तो जर्मन चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज। इन्होंने इस वर्ष प्रश्न उठाया कि क्या अगले 20 वर्षों में महंगे मानव युक्त विमानों की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि अभी ड्रोन चल रहे हैं, अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चल रही है, तो इतना पैसा अगर हमने इस पर लगा दिया तो क्या ये एक सक्सेसफुल प्लान होगा, क्या इसकी जरूरत हो जाती है। और इसी दृष्टिकोण की वजह से भविष्य पर प्रभाव डालने वाला ये कारक बन गया। राइट, सबके दिमाग में ये बात खटकने लगी कि यार हाँ, ये तो हमें देखना होगा कि हम खाली भारी पर जा रहे हैं, हम बड़े पर जा रहे हैं, हमें एक ऐसे कॉम्पैक्ट विमान चाहिए जो कि बहुत ना बड़ा हो ना छोटा हो, जो हमारी भविष्य की जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा कर पाए, क्योंकि एआई लैस अभी सब कुछ आ गया है, तो ये भी हमें देखना होगा। यूरोप के लिए इसका महत्व इतना ज्यादा था क्योंकि यूरोपीय सामरिक स्वायत्तता को बहुत बड़ा झटका लगा था। परियोजना का विफल होना यूरोप की सामूहिक रक्षा के लिए एक नकारात्मक प्रभाव लेकर के आया। यूरोप पहले से ही कई रक्षा जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित कर रहा था, जैसे कि राफेल फ्रांस का, यूरोफाइटर जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके मिलकर के बना रहे थे, टेम्पटेस कार्यक्रम यूके, इटली, जापान बना रहे थे। फैक्स के समाप्त होने से उद्योग का विखंडन और भी ज्यादा बढ़ सकता था। यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हुआ, इसके संदर्भ में बात करें तो रूस की आक्रामकता के बीच यूरोप एकीकृत रक्षा क्षमता प्रदर्शित करना चाहता था। वो क्योंकि आप जानते हो नाटो नेशन और रशिया तो पूरी तरीके से खिलाफ हो जाता है, तो ये रशिया को एक तरीके से टारगेट करके विमान बनाना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और ऐसे समय इस परियोजना का टूटना यानी कि राजनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि भैया आप लोग जो सोच रहे थे, जो नाटो की अवधारणा थी, एक तो ये वैसे ही नाटो टूटता हुआ दिखाई दिया जब यूएस ने अपना पैर पीछे खींचा, और अब ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स फेल होना, यानी कि इनको भी पता है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनको इतना बड़ा समझौता एक तरीके से करना पड़ रहा है कि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। भारत के लिए महत्व की अगर हम बात कर ले
तो देखो फैक्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सबसे पहले इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट्स डसोल्ट राफेल एयरक्राफ्ट, हम तो डसोल्ट का जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर चेंजेस इन द यूरोप डिफेंस इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिफेंस डील्स फॉर इंडिया, जहां पर हम आर्मर सिस्टम, नवल सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी और एयर प्लेटफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो इंडिया स्ट्रेंथन करेगा डिफेंस कोऑपरेशन विद दी नाटो नेशंस एंड बोथ फ्रांस एंड दी जर्मनी एज वेल। सो हम दोनों का रक्षा सहयोग काफी बेहतर चल रहा है। तो अब शायद उनको ये लगे कि इंडिया के साथ मिलकर के कॉपरेशन किया जा सकता है। इंडिया बेहतर एक प्लेयर है, क्योंकि इंडिया भी अपने यहाँ पर बहुत सारे विमान बनाने के लिए क्या कर रहा है, स्टेप आगे बढ़ा रहा है। तो ये नेशन इंडिया के साथ आ सकते हैं। बहुदेशीय रक्षा परियोजनाएं जटिल होती हैं, उन्होंने अनुभव भी देख लिया। तो तकनीकी साझेदारी और नेतृत्व विवाद बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसीलिए दीर्घकालिक रणनीति दृष्टि ये आवश्यक है, और भारत इसीलिए आत्मनिर्भरता वाली जो अपनी चीजें उसको देख करके आगे बढ़ रहा है। लेसन फॉर दी आत्मनिर्भर भारत, सबसे पहला कि मल्टीनेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स। हमें मल्टीनेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप एंड लीडरशिप डिस्प्यूट इज अ मेजर चैलेंज, जिसको पहले से ही इंडिया को टैकल करके रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन इज एसेंशियल एंड ओवरऑल टेक वे फॉर इंडिया, कि भैया हम तो अपना चीजें कर ही रहे हैं, फ्यूचर में जैसी भी चीजें आएंगी उसे देख लेंगे। हालांकि नेतृत्व, कार्य विभाजन और बौद्धिक संपदा में मतभेद को लेकर के यहाँ पर समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट साबित हो सकता था अगर सभी नेशन एक साथ आके एकीकृत होकर के इस पर काम कर रहे होते। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।